बच्चों पे असर हुआ है। कैसे असर हुआ? उनको प्लेसमेंट्स नहीं मिल पाएंगे। तीसरा, जो रोजगार थे वो भी खत्म हुए हैं। तो रोडू और शिमला जिला और हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ खास हम करने जा रहे हैं। प्रमुख योजनाएं बताऊंगा जो रोजगार से संबंधित है, और सरकार को इसे जो है फिर से मुझे लगता है शुरू कर देना चाहिए, जिसमें रोहडू के रहने वाले युवा एक तो रोडू में ही आके स्टेनोग्राफी एक कोर्स है उसको जो है कर सकता है, और उन्हें जो है रोजगार जो है छोड़ना पड़ा है, क्योंकि नमस्कार, आप सुन रहे हैं पहाड़ी प्रिज्म, हिमाचल के बढ़ते परिदृश्यों की आवाज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हिमाचल के हर घर हर परिवार को छूता है। इसका नाम है बढ़ती बेरोजगारी। CMIE के 2025 के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल में बेरोजगारी दर 9 से 10% तक बढ़ी है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग काफ़ी ज़्यादा। कौशल विकास भत्ता बंद होने के बाद युवाओं में काफ़ी चिंता बढ़ी है। इसी चुनौती के बीच आज हमारे साथ है बेस्का फाउंडेशन के फाउंडर और CEO मिस्टर पुनीत झामटा जी। सर, पहाड़ी प्रिज्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन बताएं। थैंक यू रवि सर। पहाड़ी प्रिज्म में बुलाने पे आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत झामटा है और बेसिकली मैं रोहडू का रहने वाला हूँ, और वर्तमान में मैं बेस्का फाउंडेशन में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO के रूप में जो है कार्य कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा सीमा महाविद्यालय से BCom के साथ हुई है, और इससे पहले मैंने विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं जैसे कि NGOs NPOs के साथ जो है काम किया है। जी सर, मैं जानना चाहूँगा हिमाचल में वर्तमान परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं, खासकर शिक्षित युवाओं के बीच? बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। इससे पहले जैसे कि आपने बताया भी था, CMIE की जो रिपोर्ट है, अगर उसको हम थोड़ा सा और डीप में जाएं तो 20 से 29 वर्ष के जो आयु वर्ग में युवा हैं, उसमें लगभग वर्तमान में जो बेरोजगारी दर है वो 14% के आसपास है, जो हमारी जो नेशनल एवरेज है उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। और उसको हम अगर और आगे लेके जाएं तो यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में लगभग 70 से 75% जो युवा हैं वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। जी बिल्कुल। राइट। अगर हम इसको रोजगार की स्थिति के साथ जोड़ें तो पिछले लगभग 3 से 4 साल के बीच में हिमाचल सरकार ने बहुत ज्यादा नौकरियां जो है नहीं निकाली है, अपितु अभी सरकार जो है नौकरियां जो है निकाल रही है, एडवर्टाइजमेंट बहुत सारी निकली है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में ये जो रोजगार है कहीं ना कहीं इससे हिमाचल के युवाओं को जो है दूर रहना पड़ा है। जी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है अभी हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी की दर में भी आगे है, और रोजगार प्रदान करने ना करने की श्रेणी में भी कहीं ना कहीं आगे है। सर, जैसा कि जहाँ तक मुझे ध्यान है, पिछले साल राज्य सरकार ने कौशल विकास भत्ता योजना बंद कर दी है। तो आपके अनुसार इसका युवाओं पर क्या असर पड़ा है? रवि सर, अगर मैं बताऊं, जो ये कौशल विकास भत्ता योजना है, जी। ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा, ये हिमाचल प्रदेश सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसका जो है हमारी साधारण जनता और युवाओं के मध्य में जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी हमको देखने को मिलती है। जी। अगर इसके हम डेटाबेस की बात करें तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में अभी पिछले कुल आंकड़े जो मेरे पास अभी हैं उसके हिसाब से लगभग 1500 से 2000 के आसपास जो सेंटर है वो हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास भत्ता के अंतर्गत जो है ट्रेनिंग करवाते हैं। उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है एज वेल एज सरकारी संस्थान जैसे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITIs, इस तरह के अन्य संस्थान भी है जहाँ पे कौशल विकास भत्ता योजना के तहत जो है बच्चों को ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करवाई जाती थी। इसमें सरकार हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड जो बच्चे हैं उनको प्रति माह 1000 रुपए, उन बच्चों को जो 2 लाख रुपए आय से नीचे आते हैं उनको भत्ता देते थे, और जो आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं उनको लगभग 1500 के आसपास जो है भत्ता जो सरकार के द्वारा मिलता था। और इसमें कुल मिला के लगभग लगभग
40-50 हजार के आसपास का रजिस्ट्रेशन जो है देखने को मिला है। आंकड़े जो है पूरे क्लियर मैं नहीं बता पाऊंगा, लगभग मेरा अनुमान है इतना बच्चा लगभग रजिस्टर शायद इसमें हुआ होगा। और अगर इसका इम्पैक्ट हम देखें तो आप विश्वास नहीं मानेंगे सर, प्राइवेट जो संस्थान है उसमें एक संस्थान के मालिक के साथ साथ उसमें लगभग 3 से 4 अध्यापकों को जो है रोजगार इसमें मिला था। अगर हम 2000 केंद्र की बात करें तो लगभग 6 से 7 हजार ऐसे टीचर्स या वोकेशनल ट्रेनर्स हम बोल सकते हैं जिनको डायरेक्टली रोजगार पे जो है अभी असर हुआ है और उन्हें जो है रोजगार जो है छोड़ना पड़ा है, क्योंकि जो सेंटर का ओनर है या फिर केंद्र संचालक है वो एक तो उनकी सैलरी देने में असक्षम है और उसके साथ साथ उसका जो किराया है और अदर एक्सपेंसेस उसको मेंटेन करने भी वो अभी जो है वो सक्षम नहीं है। अब एक दृश्य ये है जिसमें कि रोजगार जो है कहीं ना कहीं निकल के आते थे। अच्छा, दूसरी बात मैं एक और बताता हूँ, जो इसमें बच्चे रजिस्टर्ड हैं उसमें सरकार का एक टारगेट होता था कि लगभग 20% बच्चों को जो प्राइवेट संस्थान है जहाँ पे प्रशिक्षण लेता है उसमें संस्थान को 20% बच्चों को रोजगार देना होता था। आफ्टर ट्रेनिंग प्लेसमेंट जो है ऑफर करनी पड़ती थी। और हालांकि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर संस्थान ये प्लेसमेंट जो है करवाते थे और अभी वर्तमान में पिछले 1 साल से भत्ता ना मिलने के कारण जो रोजगार थे वो भी खत्म हुए हैं, एज वेल एज जो प्लेसमेंट्स जो बच्चों को मिलनी थी वो भी कहीं ना कहीं अभी नहीं मिल रही है। तो इसमें 3 चीजें आई है, एक जो एग्जिस्टिंग जो संस्थान थे उन पे असर हुआ है, दूसरा बच्चों पे असर हुआ है, कैसे असर हुआ, उनको प्लेसमेंट्स नहीं मिल पाएंगे, तीसरा असर हुआ है उन बच्चों को जो बच्चे गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और कौशल विकास यानी कि कंप्यूटर, सिलाई सेंटर, इस तरह के सिलाई संबंधित कोर्सेज, ब्यूटिशियन कोर्सेज को जो करते थे और अपना जो उनका बिजनेस था उसको रन करते थे, वो अभी नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है ये एक महत्वाकांक्षी योजना थी और इस पे कहीं ना कहीं सरकार को उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है और इसको जल्दी से जल्दी शुरू करने की जरूरत है, अन्यथा इसका जो है एक बहुत बड़ा खामियाजा हिमाचल प्रदेश की जनता को जो है या फिर सरकार को भी जो है वो करना पड़ सकता है, क्योंकि यूथ जो है एक रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी देश प्रदेश की और वो रीढ़ की हड्डी कहीं ना कहीं अभी कमजोर जो है होती हुई दिख रही है। जी सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि स्किल इंडिया के जो लक्ष्य रहते हैं, टारगेट रहते हैं, उनका पूरा ना होने के पीछे क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच आपसी तालमेल का सही ना होना है? सर अच्छा प्रश्न है। अगर हम स्किल इंडिया की बात करें तो इसको हम अगर पूरे भारत के परिदृश्य से देखें तो इसके लिए एक मेन जो एजेंसी है वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि स्किल इंडिया के जितने भी प्रोग्राम्स है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम इसकी बात करें कि जो उसके टारगेट्स है या फिर जो सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी तक ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश एज वेल एज ऑल ओवर इंडिया जितने भी टारगेट एलोकेट हुए हैं वो सारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टारगेट जो है अचीवेबल नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें जो एक गैप है वो गैप है प्लेसमेंट्स का। फिर मैं बात कर रहा हूँ उन्हें अपने पुरानी बात पे आता हूँ। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 70% युवा हिमाचल प्रदेश का क्या है, वो चाहता है सिर्फ सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। लेकिन स्किल इंडिया जो प्रोग्राम्स है उसका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा स्किल्ड हो और अपने स्किल के आधार पे जॉब्स ले, ठीक है, और उसके बाद स्टार्टअप कल्चर में अगर कोई आना चाहता है तो स्टार्टअप कल्चर में जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश के युवाओं का तो माइंडसेट ही सरकारी नौकरी है। तो इसके जो एक्चुअल टारगेट्स है जिसको अचीव करना है, लाइक कि भाई इसमें प्लेसमेंट्स अच्छी होनी चाहिए, ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग अगर हो गई है तो उसके बाद बच्चा जो है कहीं ना कहीं अपना कुछ बिजनेस करे या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो उस पर्टिकुलर कोर्स में जिसमें उसने ट्रेनिंग ले उसके बिहार पे जॉब्स ले, वो सारी चीजें यूथ कर ही नहीं रहा है। जी बिल्कुल। है ना। तो गैप यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है एज कंपेयर टू कि हम सरकार को इसमें कोसे
तो इसमें सरकार को कोसने की आवश्यकता नहीं है, अपितु हमारे हिमाचल प्रदेश के युवाओं के बीच माइंडसेट जो है चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आज के जो दौर है वो परिवर्तन का दौर है, स्टार्टअप का दौर आ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप का दौर आ रहा है, क्रिएटिविटी का, इनोवेशन का दौर है। और हिमाचल के यूथ को चाहिए कि इस क्षेत्र में अपने को स्किल्ड करे, अपस्किल करे, रीस्किल करते रहे, ताकि वो जनरल जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की जरूरत है, उसमें अपना योगदान जो है पूर्ण तरीके से दे, जैसे सरकारी नौकरी में अभी तक देता आया है। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है कि दीर्घकालिक रोजगार वृद्धि के लिए राज्य सरकार को किन किन नियमों पर काम करना चाहिए? सर, आपका जो प्रश्न है, इसकी अगर हम बात करें तो दीर्घकालिक के बजाय अगर हम इसको सतत रोजगार की ओर लेके जाए तो मुझे लगता है एक बेहतर इसको देखा जा सकता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना में एक बटन क्लस्टर नाम से क्लस्टर बना हुआ है। उस क्लस्टर का क्या काम है कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 70 से 80% तक बटन का जो है प्रोडक्शन करता है। अगर हम और भी प्रोडक्ट्स को देखें जो हमारे भारत में, हमारे हिमाचल प्रदेश में हमको देखने को मिलते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मेड इन चाइना के आते हैं। और अगर हम हिमाचल प्रदेश के परिदृश्य से इसको देखें तो हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में जो है काम कर रहे हैं, जिसमें कि HPCED करके संस्थान है, जिसने लास्ट ईयर लगभग हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे इनक्यूबेशन सेंटर्स जो है ओपन किए थे रूरल एरिया में। और मुझे लगता है उस योजना को जो रैंप 1.0 में रन हुई थी, मुझे जहां तक सूचना मिली है रैंप 2.0 अभी लॉन्च हो चुका है। और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आपको इस योजना का जो है इस योजना में भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये योजना विभिन्न हायर संस्थानों में जैसे ITIs हो गया और कॉलेजेस हो गया, उसमें जो इनक्यूबेशन सेंटर्स जो है खोले जाने हैं, जो कि रूरल एरिया का जो यूथ है उसको जो है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के बारे में उसको जानकारी दी जाएगी। तो एक तो सरकार हिमाचल की जो है उन्होंने इस योजना को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, और मुझे लगता है कि और इसको इम्प्लीमेंट करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ साथ एग्जिस्टिंग जो यहाँ की जो आजीविका के सोर्सेज हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, एज वेल एज ग्रीन इकोनॉमी हो गया, हमको जो है इस ओर ध्यान देने की जो है मुझे लगता है ज़रूरत है। और इस क्षेत्र में ही सरकार को नीतियां बनाने की आवश्यकता है। और मैं फिर से पुनः बताना चाहूँगा, कौशल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाएं जैसे कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू मिल रहा कौशल विकास भत्ता, इसकी हिमाचल प्रदेश के युवाओं को बेहद ज़रूरत है। और सरकार को इसे जो है फिर से मुझे लगता है शुरू कर देना चाहिए, अन्यथा फिर से जैसे मैंने इसे पहले बताया था, इसके जो भविष्य में काफ़ी नुकसान हमको देखने को जो है मिल सकते हैं। सर, मेरा ये क्वेश्चन भी है आपसे कि जो हमारी स्थानीय पंचायतें होती है वो युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए क्या क्या भूमिकाएं निभा सकती है? फिर से सर बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में इस बार चुनाव भी होने वाले हैं। अगर हम स्थानीय निकाय की बात करें तो स्थानीय निकाय दो तरह से है, जैसे सभी जानते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए, युवाओं की जानकारी के लिए जो इस बार वोट देने जा रहे हैं उनके लिए बताना चाहूँगा। स्थानीय निकायों में अगर हम पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज में क्या आता है, एक तो पंचायत आती है, ब्लॉक BDC कमेटी आती है और जिला परिषद आता है। और अगर हम बात करें नगर निगम या अर्बन एरिया की, तो उसमें नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर पालिका आता है। तो इसमें अगर हम रोजगार से संबंधित, आपने प्रश्न पूछा है कि स्थानीय निकाय इसमें क्या कर सकते हैं, तो स्थानीय निकाय एक तो सबसे पहले जनरल पब्लिक को चाहिए कि वो एक पंचायत में एक अच्छा प्रतिनिधि चुन के भेजे, एज कंपेयर टू वो जातिवाद, क्षेत्रवाद, समुदायवाद, ग्रामीणवाद, परिवारवाद, इन सब मुद्दों के आधार पर वोट ना देते हुए एक ऐसे कैंडिडेट को भेजे जो इंटेलेक्चुअल हो, जो समझ रखता हो और असेस करता हो चीजों को। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, एक पंचायती राज में लगभग बहुत सारी योजनाएं आती है जिसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है।
प्रमुख योजनाएं बताऊंगा जो रोजगार से संबंधित है। सबसे पहले DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। पूरे भारत में बहुत सारे संस्थान खुले हुए हैं DDU-GKY में। प्रधान को चाहिए कि वो अपने ग्रामीण स्तर पर बेरोजगार युवाओं को फिल्टर करे और उन्हें ट्रेनिंग के लिए वहां पे भेजे। इसमें बच्चों को स्टाइफंड मिलता है, एज वेल एज उनको रहने खाने पीने की सुविधा भी मिलती है। वहां से स्किल होके जब बच्चा वापस आता है तो वो अपना कार्य जो शुरू कर सकता है। इसके साथ साथ वो जो है क्या कर सकता है, CSR प्रोग्राम में रिक्वेस्ट डाल सकता है। इसके साथ साथ ग्रामीण स्तर पर क्राउड फंडिंग जैसे अन्य योजनाओं को लिंक करते हुए बच्चों को कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। और साथ साथ जो एग्जिस्टिंग स्किल पंचायत में है, जैसे कि छोटे छोटे स्किल प्रोग्रेस, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, ऐसी योजनाएं जो ITI के माध्यम से चलती है, उनमें ट्रेनिंग करवा के बच्चों को जो है जॉब प्लेसमेंट जो है करवाई जा सकती है। ये सारी स्कीमें हैं, इनमें काम किया जा सकता है। इसके बाद बहुत सारी योजनाएं और है जिसमें कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री FME प्रोग्राम्स है। इसमें लगभग 35% तक की सब्सिडी जो है मिलती है। तो अभी कहीं ना कहीं इससे जो है अछूती है सारी पंचायतें और इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड है जिसमें कोल्ड चेन के लिए बहुत सारी सब्सिडीज मिलती हैं, दुग्ध परियोजनाएं, पशुपालन विभाग में पशु से संबंधित योजनाएं, डेयरी फार्म योजनाएं, ये सारी स्कीमों को पंचायत में इम्प्लीमेंट करके काम किया जा सकता है। और मुझे लगता है इसकी जो है अभी भी जरूरत है। सर, अभी तक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है। युवाओं पे सवाल उठे हैं, सरकार पर सवाल उठे हैं, हमने बात की कौशल विकास भत्ता योजना की, ग्रामीण विकास की। अब अंततः लास्ट में मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जैसे कि आप वेस्का फाउंडेशन के CEO हैं और फाउंडर भी हैं, आप रोहड़ू के, आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए, युवाओं के लिए वेस्का फाउंडेशन क्या कर रहा है? थैंक यू वेरी मच सर इस प्रश्न के लिए। बेस्का फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं सर, अभी 2024 में इसकी जो है हमने स्थापना की थी और अभी 2025 में लगभग संस्थान हमारा 1 वर्ष 6 महीने का हुआ है। जी। इस डेढ़ साल के इस डेढ़ साल के दौर में या फिर हम ड्यूरेशन में अगर हम बात करें तो हमने कुछ अच्छे प्रयास किए हैं जिसमें कि हमें कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। और इसके साथ साथ सरकार की जो अनदेखियां हैं जिसमें कि कौशल विकास भत्ता योजना है या फिर अन्य योजनाएं हैं जो अच्छे से इम्प्लीमेंट अभी नहीं हो पाई है। तो स्टार्टिंग में हमने कौशल विकास भत्ता योजना के तहत जांगला एक लोकेशन है, जैसे रोडू की जनता अभी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुझे सुनेंगे, तो जांगला में एक हमारा संस्थान है जहाँ पे पिछले वर्ष हमने कौशल विकास भत्ता योजना के तहत जो है कंप्यूटर कोर्सेज, कंप्यूटर प्रशिक्षण, एविएशन, एयरलाइंस, इन क्षेत्रों में जो है प्रशिक्षण जो है प्रदान किए थे। लेकिन अभी आजकल योजना जैसे कि नहीं चल रही है, तो इसके बाद अभी हमने कुछ CSR प्रोग्राम या CSR पार्टनर के साथ जॉइंटली होटल मैनेजमेंट सेक्टर में जो है जांगला में हम काम कर रहे हैं और उसमें जो है अच्छा एक प्रशिक्षण बच्चों को दे रहे हैं। दूसरा, बेस्का फाउंडेशन चाणक्यम कोचिंग रोडू के साथ एज अ जॉइंट पार्टनरशिप में चाणक्यम एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स के साथ भी काम कर रहा है, जिसमें रोहड़ू के रहने वाले युवा एक तो रोहड़ू में ही आके स्टेनोग्राफी एक कोर्स है उसको जो है कर सकता है। DCA, PGDCA, टैली, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, GST, इस तरह के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हम जो है रन कर रहे हैं। हालांकि फीस बेस्ड प्रोग्राम है, बट एज कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूशन हमारा जो है बहुत ही रीजनेबल फीस है, अफोर्डेबल फीस है, जिसको जो है बच्चे जो है बियर कर सकते हैं। इसमें उन बच्चों के लिए जो बच्चे फीस पूरी तरह से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए हम जो है एक स्कॉलरशिप टेस्ट जो है करवाते हैं। जो बच्चा उसको पास करता है अपनी उसकी जो रैंक है उसमें आता है तो उसमें कुछ हम रियायत भी उनको जो है प्रदान करते हैं। तो ये सारी सुविधाएं अभी फिलहाल हम दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी हम जो है एंटरप्रेन्योरशिप इंक्यूबेशन सेंटर जैसी चीज़ों को जो फ्यूचर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्टिल अगर अभी भी युवा रोडू का कोई
स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करना चाहता है, बिजनेस डेवलप करना चाहता है, उसके लिए हम फ्री में जो है कंसल्टेंसी जो है प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें कि उस पे हम पूरा एक उसका जो सेटअप है बिजनेस का वो करके देते हैं। तो ये एक इंक्यूबेशन सेंटर का एक हमारा पार्ट है। और भी फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हम लेके आने वाले हैं, जिसको मैं अभी आपके साथ रिवील नहीं कर सकता हूँ। होपफुल जैसे ही वो आती है तो रोडू और शिमला जिला और हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ खास हम करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले हमारा एक मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एमओयू साइन हुआ था। होपफुल कि वो उसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ जल्दी ही आए और हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ बेहतर जो है कर पाए। पुनीत सर, इस सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पहाड़ी प्रिज्म टीम और पहाड़ी प्रिज्म के जितने भी व्यूवर्स हैं उन सब की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू वेरी मच।